नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप सिंह फौजदार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने, पढ़ाने और सीखने के इस पूरे क्रम में अपना एक नया विषय शुरू कर रहे हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग की वीडियोस तो आप लोगों के लिए मिल ही रही हैं, उसी के साथ साथ इतिहास और सामान्य अध्ययन के अलग अलग जो विषय हैं उनमें भी जो भी अनुभव और जो भी ज्ञान मेरे पास है, मैं आपके साथ, मेरे मित्रों के साथ उसे शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। तो उसी क्रम में आज इतिहास में प्राचीन भारत को हम थोड़ा पढ़ेंगे। इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत, ठीक, इसको 3 भागों में बांटा जाता है आपके विषयवार सूची में, यानी एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। तो सबसे पहले थोड़ा सा दिलचस्प, जिससे कि आपके पढ़ने में एक रुचि बने, हम शुरुआत कर रहे हैं मध्यकालीन भारत से, ठीक है। इसके बाद में आधुनिक भारत, और उसको पढ़ाते पढ़ाते फिर हम पहुंचेंगे आपके प्राचीन भारत पर। और अभी देखा गया है कि रिसेंटली जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें अधिक सवाल आधुनिक भारत से, इसके बाद में मध्यकालीन भारत से, और उसके बाद में बहुत कम सवाल आपके प्राचीन भारत से पूछे जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा को देखते हुए हमने थोड़ा सा दिलचस्प हो और आपके लिए अच्छा भी हो, आपको अच्छा लगे, इसलिए मध्यकालीन भारत से शुरुआत की है। मेरे दोस्तों, मध्यकालीन भारत की शुरुआत उस समय से होती है कि भारत पर कुछ विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रांता हिंदुस्तान पर, क्योंकि अभी तक जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर राजपाट चल रहा था प्राचीन भारत में, अगर थोड़ा पढ़ें आप तो सबसे पहले सभ्यताओं में बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद में वैदिक सभ्यता, फिर धर्म आएंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके बाद में मगध का शासन, ठीक, और मगध पर शासन करने वाले अलग अलग शासक आते हैं। लेकिन विदेशी आक्रमण इसके बीच में भी होते हैं, कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं, ठीक है, जैसे कि कुषाण वंश, ठीक, पार्थियंस, पहलव्स, विदेशी आक्रमण रहे। लेकिन मध्यकालीन भारत की अगर बात करें तो इसके अंदर कुछ मंगोलों के आक्रमण और कुछ मुसलमानों के आक्रमण, आगे चलकर मंगोल और मुसलमान दोनों को मिलाकर एक काल बनेगा, उसको कहेंगे मुगल काल। मुगल शब्द का जो प्रयोग है, मुगल बना है मंगोल और किससे मिलकर? मुसलमान से मिलकर। लेकिन सबसे पहले हम थोड़े से मंगोलियन और मुस्लिम आक्रांता, ठीक, उनको पढ़ के चलेंगे। तो पहला सवाल, अगर हम आधुनिक भारत की शुरुआत करें तो सबसे पहले पहला सवाल ये बनेगा कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला, ठीक है, विदेशी शासक कौन सा होगा? ठीक है, विदेशी शासक या विदेशी वंश या विदेशी कौन होंगे? तो इससे पहले भी आक्रमण किया है, ठीक है। ईरानियों ने हमारे ऊपर, फारसियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किए, सिकंदर ने हमारे ऊपर, यूनानियों ने हम पर आक्रमण किए, ठीक। इसके बाद में कुछ विदेशी आक्रमण कुषाण वंश ने भी हमारे पास किए, पहलव जो हमारे ऊपर आक्रमण किए हैं। लेकिन अभी बात करें कि अगर मुसलमानों की बात करें तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता बने वो कौन? अरब। कौन? अरब। अरब का आक्रमण, अरब के लोग जो थे उन्होंने हम पर, विदेशी लोग हैं, इन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया है। और इसी क्रम में तो पहला सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि मुसलमानों में, मुस्लिम के अंदर अगर सबसे पहला आक्रमण अगर मुसलमानों की ओर से मिलता है तो वो कौन लोग थे? अरब लोग थे। क्लियर है? क्लियर है। ऐसे तो बाबर भी है, आगे चलकर मुगल है, वो भी मुसलमान है, उसका भी आक्रमण होगा और लोगों का भी आक्रमण हुआ है। लेकिन सबसे पहला जो आक्रमण है वो कौन है? अरब। और इन अरबों में इस बात का उल्लेख कहाँ से, कैसे पता लगा कि भाई साहब सबसे पहला मुसलमानों का जो आक्रमण हुआ, ठीक है, वो भारत पर, वो अरब के लोगों ने किया, अरबों ने किया, अरब आक्रमण था। इस बात का उल्लेख एक पुस्तक है, उसका नाम है चचनामा। क्या है? चचनामा। उसको जब पढ़ा तो उसके अंदर ये पता लगा कि भाई साहब सबसे पहले कौन? अरब के लोग आए। और उसके उल्लेख में जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अगर शुरुआत करें तो सबसे पहला युद्ध जो है वो राबर का युद्ध लड़ा गया 712 ईस्वी के अंदर, ठीक है।
ये युद्ध किस किस के बीच में था? हिंदुस्तान के अंदर देखें तो सिंध जो है आप देखेंगे तो पाकिस्तान वाला जो इलाका है, ठीक है, ये लाहौर सब कुछ हिंदुस्तान में, क्योंकि आज़ादी जब हमको प्राप्त हुई है तब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ है। पहले तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान क्या है, एक ही है। तो हम लोगों का ये सिंध शासक, यानी यहाँ पर शासन कर रहा था कौन? दाहिर। कौन? दाहिर। सिंध शासक दाहिर। और मेरे दोस्तों एक अरब का जिसने आक्रमण किया, अरब शासक जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम और सिंध शासक दाहिर के मध्य, ठीक है, राबर का युद्ध 712 ईस्वी के अंदर लड़ा गया। क्लियर है? ये प्रमुख युद्ध था इसका, किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। और मेरे दोस्तों इस युद्ध का परिणाम क्या रहता है कि इसके अंदर मोहम्मद बिन कासिम विजयी घोषित होते हैं। क्या होता है? मोहम्मद बिन कासिम विजयी घोषित हो जाता है। और इसी के साथ में अरब आक्रमण, ठीक। तो मोहम्मद बिन कासिम पर दो सवाल बने। अब पहली बात यही है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रांता व्यक्ति बन गया, ठीक है। अगर पूरे के पूरे अगर वंश की बात कर देंगे तो अरब लोग सबसे पहले, अगर किसी पर्सनल व्यक्ति की बात कर दी जाए, शासक कौन सा है, तो शासक भारत पर सबसे पहला मुसलमान जिसने आक्रमण किया वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। एक सवाल यहाँ से। और अगर पूरे के पूरे वंश की बात करेंगे तो कौन है? अरब लोग, ठीक है। अरब का शासक कौन? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक। सिंध के शासक दाहिर के साथ में 712 ईस्वी के अंदर इसने यहाँ पर राबर का युद्ध लड़ा है। दूसरी बात, मोहम्मद बिन कासिम से दूसरा सवाल और बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों। एक कर होता है टैक्स, एक कर है जिसका नाम है जजिया कर। कौन सा कर? ये जजिया कर। ये जजिया कर जो है गैर मुस्लिम लोगों पे लगाया जाता है जो मुसलमान नहीं है, जो अदर अलग अलग धर्म के हैं, ठीक है। जब कोई भी अलग धर्म का व्यक्ति अपने जो अपना ईश्वर है, ठीक है, भगवान है, जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं, अगर वो अपने ईश्वर के दर्शन करने के लिए जाते हैं, किसी यात्रा पर जाते हैं, तो उसके लिए उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जैसे कि अगर केदारनाथ की यात्रा पे आप जाना चाहते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ जाए। क्लियर नहीं क्लियर है? ऐसा हो जाए, ठीक। तो ये पहला ऐसा शासक था कि इसने जजिया कर टैक्स लगा दिया। जजिया कर आगे चल के पढ़ेंगे। मुगल सम्राट मुगल सम्राट अकबर, कौन? अकबर आगे चलकर ऐसे शासक होते हैं जो इस जजिया कर को क्या कर देते हैं? वनिष्ठ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर आगे चल के मुगलों के अंदर औरंगजेब होगा, औरंगजेब दोबारा से इसको क्या करता है? जजिया कर को लगा दिया जाता है। तो जजिया कर पर अलग अलग तरीके से प्रश्न बने हैं। तो पहला प्रश्न जजिया कर पर यह बनता है कि जजिया कर को लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर क्या चीज है? जजिया कर, जजिया टैक्स है क्या चीज? गैर मुसलमानों पर, ठीक है, धार्मिक रूप से, ठीक है, उनके जो धार्मिक यात्रा करते हैं अपने ईश्वर परवरदिगार जो भगवान है, ठीक है, जो भी उनका ईश्वर है उसके दर्शन के मात्र, ठीक है, जो उनसे एक शुल्क, एक टैक्स जो लिया जाता है उसी को कहते क्या? जजिया कर। तो जजिया कर को लगाने वाला शासक कौन बना भाई साहब? मोहम्मद बिन कासिम। दूसरी बात, जजिया कर को फिर आगे चलकर हटाएगा कौन पहली बार? हाँ, मुगल शासक अकबर, बादशाह अकबर इसको हटा देंगे, ठीक है। औरंगजेब इसको दोबारा से इंप्लीमेंट करेगा। औरंगजेब का थोड़ा सा काल बड़ा कठिन होता है, ठीक, बड़ा ही क्रूर शासक था औरंगजेब। अब आते हैं मेरे दोस्तों, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से देखिए, ये मोहम्मद बिन कासिम नाम का व्यक्ति जो है ना, इस पर आपको केवल ये दो प्रश्न याद रखने हैं, अरब आक्रमण पर। इसके बाद में हमें और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। इसके बाद में आएंगे तुर्क आक्रमण। क्या? तुर्क। इसके बाद में कौन लोग आए? तुर्क के लोग आए, ठीक है, तुर्किस्तान, ठीक है, तुर्क के लोग, तुर्क आक्रमण हुआ। इसके अंदर कुछ शासक है, जैसे कि पहले शासक का नाम है सुबक्तगीन। क्या? सुबक्तगीन। दूसरे शासक का नाम है महमूद गजनबी। और तीसरा कौन सा है? मोहम्मद गौरी। ये तुर्क के थे, तुर्की थे, ठीक है, ये तुर्क के लोग हैं। तुर्क आक्रमण हुआ है। अब सुबक्तगीन जो है, इसके बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हमें नहीं जाननी, केवल एक तथ्य आप जान के रह सकते हैं कि ये एक गजनी जो है एक राज्य था। ये गजनी का यहाँ पर शासक था। इसकी नींव रखी किसने? सुबक्तगीन ने। सुबक्तगीन का बेटा हुआ जिसका नाम था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी, कुछ लोग इसको महमूद गजनी कह के भी पुकारते हैं कि गजनी आया था। तो गजनी कहो या गजनबी कहो, गजनी क्या है? गजनी का ये रहने वाला था, गजनी का शासक था,
भारत में आया, लेकिन इसका असली नाम क्या है? महमूद गजनवी। क्लियर नहीं क्लियर है? अब गजनवी कह सकते हो या गजनी कह सकते हो, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गजनी गजनवी? आप कंफ्यूज मत हो जाइए। गजनी क्या है? गजनी का शासक, इसका पिता कौन? सबकतगीन। ये भी क्या हुआ? फिर वहाँ का शासक हुआ। तो महमूद गजनवी के आक्रमण हिंदुस्तान में होते हैं, ठीक है। इसके बाद में महमूद गजनवी के बाद में कौन आता है? मोहम्मद गौरी आता है। और मोहम्मद गौरी के पश्चात ये अपने जो है, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने सेनापति को यहाँ पर छोड़ जाता है और उसी के साथ में गुलाम वंश जो है शुरू हो जाता है, ठीक है नहीं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो तुर्क सत्ता का जो पहला जो, क्योंकि इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता भी तुर्की थे, तो तुर्क सत्ता स्थापित हो जाती है। तो भैया अरब लोगों में से कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो एक एक करके आप पढ़ते हैं सबकतगीन, फिर उसके बाद महमूद गजनवी, फिर पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी। समझ में आया इतना? तो अभी तक हमने क्या चीज़ें, केवल जो आपके परीक्षा की काम की बातें जो हमारे एग्जाम में आ सकती है उनको मैं समझाते हुए चल रहा हूँ और साथ के साथ इन चीज़ों को लिखते चल रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बस एक बार हल्के से बताएंगे आप लोग, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रांता कौन थे? अरब आक्रमण हुआ था। व्यक्ति कौन था भाई साहब? मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। चलिए, जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। अच्छा, तुर्कियों के अंदर सबकतगीन, महमूद गजनवी और उसके बाद में मोहम्मद गौरी, ठीक है। आगे लिखते हैं, चलो नेक्स्ट। तो हमने क्या पढ़ा कि भारत पर विदेशी आक्रमणों की कड़ी में सबसे पहले कौन है? अरब आक्रमण, उसके बाद में तुर्क आक्रमण में सबसे पहले सबकतगीन जो कि गजनी का शासक है, उसका पुत्र हुआ जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का जो कार्यकाल है वो 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी का कार्यकाल है इसका। सबकतगीन का पुत्र है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सबकतगीन का पुत्र कौन? महमूद गजनवी। अगला सवाल जो इस पर बनता है मेरे दोस्तों, भारत पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे के पूरे 17 बार सबसे अधिक आक्रमण इस व्यक्ति ने किए। किसने? महमूद गजनवी ने। इसने भारत पर लगातार 17 बार ये आक्रमण करता रहा और इसका आक्रमण का केवल जो उद्देश्य होता था वो भारत में किसी प्रकार की सत्ता स्थापित करना नहीं था, भारत को लूटना था। आर्थिक रूप से भारत को क्या करना है? धार्मिक रूप से क्षति पहुंचाने का इसका प्रयास था। तो इसका उद्देश्य था भारत को केवल क्या? लूटना। और इसके 17 आक्रमण में जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण रहा वो आक्रमण था 16वां आक्रमण, जो कि सन 1025 ईस्वी के अंदर इसने गुजरात में सोमनाथ के मंदिर पर किया। भगवान शिव का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, वहाँ पर इसने आक्रमण किया। और मेरे दोस्तों, एक सवाल आता है कि जिस समय पर इसने वहाँ आक्रमण किया था तो गुजरात में उस समय पर किस शासक का शासन चल रहा था? तो उस वक्त, उस समय भारत में, गुजरात में एक सोलंकी वंश के शासक थे जिनका नाम था भीम प्रथम। सोलंकी वंश का भीम प्रथम शासक था, जिस समय पर महमूद गजनवी ने भारत के गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तो परीक्षा की दृष्टि से कौन से सन के अंदर यह आक्रमण हुआ और कहां पर हुआ, किसने किया और उस समय पर वहां शासक कौन था, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। वहां पर इसने लूटपाट तो की, लूटपाट करने के अलावा इसने भारत में हिंदू धर्म से संबंधित मंदिरों में, सोमनाथ मंदिर में इसने मूर्तियों के साथ में क्या की? तोड़फोड़ भी की। इसीलिए इसका एक नाम रखा गया जिसका नाम है मूर्ति भंजक, इसलिए ये मूर्ति भंजक भी कहलाया। समझ रहे हैं आप? और जब ये हिंदुस्तान में आया तो अपने साथ में, ठीक, इसके साथ में कुछ यात्री, यानी क्या, कुछ इतिहासकार, ठीक, कुछ साहित्य से संबंधित ऐसे लोग होते थे जो कि इतिहास लिखते थे, अपने साथ लेकर चलते थे ये लोग। तो हिंदुस्तान जब आया तो अपने साथ में, जैसे कि आप देखें तो सबसे पहला जो विदेशी यात्री था उसका क्या नाम था? मेगास्थनीज। कौन था भैया? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, जिसने की पुस्तक लिखी कौन सी? इंडिका। कौन सी लिखी? तो ये क्यों? ये पहले कोई वीडियो फिल्म तो था नहीं कि भाई साहब वीडियो फिल्म बना लो, ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, कुछ ऐसा है। तो इतिहासकार ही क्या है, अपने कलम को ये लिखवाते थे उनसे इतिहास। क्लियर नहीं क्लियर है?
तो अपने साथ में ये चौथा विदेशी यात्री, ठीक है, अल-बरूनी, ये आते थे हिंदुस्तान में, आकर रहते थे, महसूस करते थे और इसके बारे में फिर लिखा करते थे, ठीक है। तो अल-बरूनी चौथा विदेशी यात्री, याद रखिएगा, ये सवाल भी आता है, हमारे देश में आता है, इसका नाम था अल-बरूनी। और अल-बरूनी ने भारत के इतिहास के बारे में एक पुस्तक लिखी अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा के अंदर लिखते हैं मेरे दोस्तों। इस किताब का क्या नाम था? इस किताब का नाम था किताब उल हिंद। क्या भाई साहब? किताब उल हिंद था, ठीक है। इसके दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और था, ठीक है, जो कि अल-बरूनी के साथी था। तो अल-बरूनी और फिरदौसी का नाम आपके परीक्षा में बार बार आता है। तो फिरदौसी भी इसके दरबार में था कि फिरदौसी किसके दरबार में था या किस व्यक्ति से संबंधित है, किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाई थी, किसने? फिरदौसी ने। तो अल-बरूनी हो गया, फिरदौसी हो गया, ये महमूद गजनी के दरबार में थे। और फिरदौसी की एक रचना है जिसका नाम है क्या? शाहनामा। तो अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं। तो मेरे दोस्तों, महमूद गजनबी हिंदुस्तान के अंदर इसने आक्रमण किए, एक नहीं दो नहीं, पूरे के पूरे 17 आक्रमण किए, ठीक है। शुरुआत के अंदर ये विफल रहा, लगातार कोशिश करता रहा और इसका 16वां आक्रमण जो है काफ़ी प्रसिद्ध रहा। 1025 ईस्वी के अंदर सोमनाथ मंदिर पर, गुजरात पर जो इसने आक्रमण किया है। क्लियर है? महमूद गजनबी से संबंधित जो प्रश्न है, ठीक है, भारत कब आया, किस उद्देश्य से आया, कहाँ आक्रमण किया, कितने आक्रमण किए, जब आक्रमण किया तो भारत के किस हिस्से पर किया, उस समय पर शासक कौन था, ठीक है, अपने साथ कौन सा विदेशी यात्री लेकर आया, उसने कौन सी पुस्तक लिखी, इसके दरबार में और कौन थे, और मेरे दोस्तों इसको किसकी उपमा दी गई, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक छोटे से समय के अंदर हमने क्या किया, इसको जाना और प्रॉपर तरीके से शॉर्ट नोट्स के रूप में क्या कर लें, आप इनको लिख लें, ठीक। इसके बाद में जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो कौन है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को भी पढ़ेंगे हम लोग। मोहम्मद गौरी तुर्क में है, ठीक है। तो तुर्क सत्ता स्थापित करने के लिए तरीके से मोहम्मद गौरी, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मोहम्मद गौरी अब खुद नहीं रुकता है, ठीक है। अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर यहाँ से चला जाता है, अपने सेनापति के हाथ में जो है ये सत्ता सौंप देता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक फाइनली जो है ये गुलाम था, किसका? मोहम्मद गौरी का, ठीक है। और इसी के साथ में दोस्तों यहाँ से गुलाम बंद शुरू हो जाएगा। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी यहाँ से जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ रह जाएंगे, ठीक है। लाहौर से शासन करेगा, अपने आप को कभी भी बादशाह की उपाधि नहीं देगा। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के तले ही, उसी के नाम पर ही क्या करेगा? शासन करेगा मेरे भाई लोगों। और यहीं से शुरुआत हो जाएगी किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। गुलाम बंद शुरू हो जाएगा, ठीक। और ये पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं हम आधुनिक मध्यकालीन भारत, ठीक। ये सब रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और कल की क्लास में हम शुरू करेंगे कौन? मोहम्मद गौरी, फिर गुलाम वंश, ठीक। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नमस्कार, राम राम।